मौर्य राजवंश प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। मौर्य राजवंश ने 137 साल तक भारत पर राज किया था। इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उसके मंत्री कौटिल्य को दिया जाता है। ये साम्राज्य पूर्व में मगध राज्य में गंगा नदी के मैदाने से शुरू हुआ, जहां आज के बिहार और बंगाल स्थित है। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे आज पटना के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 बीसी में इस साम्राज्य की स्थापना की और तेजी से पश्चिम की तरफ अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। उसने कई छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों के आपसी मतभेदों का फायदा उठाया, जो सिकंदर के आक्रमण के बाद पैदा हो गए थे। 316 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश ने पूरे उत्तर पश्चिमी भारत पर अधिकार जमा लिया था और आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट अशोक के राज्य में मौर्य वंश का बृहद स्तर पर विस्तार हुआ। सम्राट अशोक के कारण ही मौर्य साम्राज्य सबसे महान एवं शक्तिशाली बनाकर विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कुणाल, दशरथ, संप्रति, शालीशुक, देववर्मन, सद्धन्वन और बृहद्रथ महान राजा हुए। चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्यों का मूल्य 325 बीसी में उत्तर पश्चिमी भारत पर सिकंदर का शासन था। ये वह इलाका है जहां आज का संपूर्ण पाकिस्तान स्थित है। जब सिकंदर पंजाबी पर चढ़ाई कर रहा था तो एक ब्राह्मण जिसका नाम चाणक्य था, मगध को साम्राज्य विस्तार के लिए प्रोत्साहित करने आया। चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। उनका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। उसी समय मगध एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभर रहा था, जो पड़ोसी राज्यों की आंखों में कांटे की तरह छुप रहा था। उस समय मगध के सम्राट धनानंद ने चाणक्य को अपने दरबार से निकाल दिया। उसने कहा कि तुम एक पंडित हो और अपनी छोटी का ही ध्यान रखो। युद्ध करना राजा का काम है, तुम सिर्फ दीक्षा मांगो। इस प्रकारों को अपमानित कर नंदवंशी शासन धनानंद ने उनकी शिखा पढ़कर दरबार से बाहर निकलवा दिया। तभी चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली कि धनानंद को एक दिन सबक सिखाकर रहेंगे। विद्वानों का मानना है कि चंद्रगुप्त मौर्य की उत्पत्ति उनकी माता मुरा से मिली है। मुरा शब्द का संस्कृत शब्द मौर्य यानी कि मुरा शब्द से ही मौर्य शब्द बना है। हालांकि इतिहास में ये पहली बार देखा गया कि माता के नाम से पुत्र का वंश चला हो। चंद्रगुप्त मौर्य एक शक्तिशाली शासन के था। वह उसी कणप्रमुख का पुत्र था जो कि चंद्रगुप्त की बाल्यावस्था में ही एक युद्ध के रूप में मर गया। चंद्रगुप्त में राजा बनने के स्वाभाविक गुण थे। इसी योग्यता को देखते हुए चाणक्य ने उसे अपना शिष्य बना लिया एवं एक सबल और सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र की नींव डाली, जो आज तक एक आदर्श है। मगध पर विजय। इसके बाद चाणक्य ने ही भारत भर में जासूसों का एक जाल से बढ़ा दिया, जिससे राजा के खिलाफ गद्दारी इत्यादि की गुप्त सूचना एकत्र की जा सके। उस समय यह एक अभूतपूर्व काम था। पूरे राज्य में गुप्तचर का जाल बिछाने के बाद उसने चंद्रगुप्त को यूनानी आक्रमणकारियों को मार भगाने के लिए तैयार किया। इस कार्य में उसे गुप्तचारों के विस्तृत जल से बहुत मदद मिली। मगध के आक्रमण में चाणक्य ने मगध में गृह युद्ध को उकसाया। उसके गुप्त चरणों में नंद के अधिकारियों को रिश्वत देकर उन्हें अपने पक्ष में कर लिया। इसके बाद नंद ने अपना पद छोड़ दिया और चाणक्य को विजयश्री प्राप्त हुए। नंद को निर्वासित जीवन जीना पड़ा। इसके बाद उसका क्या हुआ ये रहस्य है। आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जनता का विश्वास विजेता और इसके साथ उसकी सत्ता का अधिकार भी मिल गया। चंद्रगुप्त का साम्राज्य विस्तार। उस समय मगध भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था। मगध पर कब्जा होने के बाद चंद्रगुप्त सत्ता के केंद्र पर स्थापित हो चुका था। चंद्रगुप्त ने पश्चिमी तथा दक्षिणी भारत पर विजय अभियान आरंभ कर दिया। इसकी जानकारी अप्रत्यक्ष साक्ष्य से मिलती है। रुद्र दमन के जूनागढ़ शिलालेख में लिखा है कि सिंचाई के लिए सुदर्शन झील पर एक बांध पुष्यगुप्त द्वारा बनाया गया था। पुष्यगुप्त उस समय अशोक का प्रांतीय राज्यपाल था। उत्तर पश्चिम में भारत को यूनानी शासक से मुक्ति दिलाने के बाद उसका ध्यान दक्षिण की तरफ गया। चंद्रगुप्त ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व के आसपास हराया था। इस विवरण पर इस विजय का उल्लेख नहीं है, पर इतना कहा जाता है कि चंद्रगुप्त और सैनिक उसके बीच एक संधि हुई थी, जिसके अनुसार सेल्यूकस निकंदन कबूल है, रात और बलूचिस्तान के प्रदेश चंद्रगुप्त को दे दिए थे। इसके साथ ही चंद्रगुप्त ने 500 हाथी भेद किए थे। ये भी कहा जाता है कि चंद्रगुप्त ने सैनिक उसकी बेटी कर्नालियों से विवाह कर लिया था। कर्नालियों को हिलना भी कहा जाता है। कहा जाता है कि यह पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह राजपूत के रूप में भेजा था। उसने अपनी 6 लाख सैनिकों की विशाल सेना से संपूर्ण भारत पर विजय प्राप्त कर ली और अपने अधीन कर लिया। ये टिप्पणी थोड़ी अतिशयोक्ति ही कही जा सकती है, क्योंकि इतना ज्ञात है कि कावेरी नदी और उसके दर्शन के क्षेत्र में उस समय चोलो पांडे सत्यपुत्रों तथा केरल पुत्रों का शासन था। अशोक के शिलालेख कर्नाटक में चित्रदुर्गा, हीराकुड तथा मास्की में पाए गए हैं। उसके शिलालिखित धर्मोंदेश प्रथम तथा त्रयोदशी में उनके पड़ोसी चोल पांडे तथा अन्य राज्यों का वर्णन मिलता है। क्योंकि ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलती, उसके पिता बिंदुसार ने दक्षिण में कोई युद्ध लड़ा हो और उसमें विजय प्राप्त की हो, अतः ऐसा माना जाता है कि उन पर चंद्रगुप्त ने ही विजय प्राप्त की थी। बिंदुसार
चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र बिंदुसार सत्तारूढ़ हुआ, पर उसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं है। दक्षिण की ओर साम्राज्य विस्तार का श्रेय आमतौर पर बिंदुसार को ही दिया जाता है, हालांकि उसके विजय अभियान का कोई साक्ष्य नहीं है। जैन परंपरा के अनुसार उनकी मां का नाम दुर्धर था और कुरानों में वर्णित बिंदुसार ने 25 वर्षों तक शासन किया था। चक्रवर्ती सम्राट अशोक भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के इतिहास की सबसे महान शासकों में से एक थे। साम्राज्य के विस्तार के अतिरिक्त प्रशासन तथा धार्मिक क्षेत्र में उनका नाम अकबर जैसे महान शासकों के साथ लिया जाता है। हालांकि वो अकबर से बहुत शक्तिशाली एवं महान सम्राट रहे हैं। अशोक को विश्व इतिहास के सबसे सफलतम शासन भी मानते हैं। अपने राजकुमार के दिनों में उन्होंने उज्जैन तथा तक्षशिला के विद्रोह को दबा दिया था, पर कालिंग की लड़ाई उनके जीवन में एक निर्णायक मोड़ साबित हुई। उनका मन युद्ध में नरसंहार से ज्ञानी से भर गया। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया तथा उसके प्रचार के लिए बहुत कार्य किए। सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में उपभोक्ता ने दीक्षित किया था। उन्होंने देव नाम प्रिया और प्रियदर्शी जैसी उपाधि धारण की। सम्राट अशोक के शिलालेख तथा सनिलाओं पर उत्कीर्ण उपदेश भारतीय उपमहाद्वीप में जगह जगह पाए गए हैं। उसने धर्म का प्रचार करने के लिए विदेश में भी अपने प्रचारक भेजे। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और एक बेटी को उन्होंने राजधानी पाटलिपुत्र से श्रीलंका जल मार्ग से रवाना किया। पटना यानी पाटलिपुत्र के ऐतिहासिक महेंद्रगढ़ का नाम उसी महेंद्र के नाम से रखा गया है। युद्ध से मन ऊब जाने के बाद भी सम्राट अशोक ने एक बड़ी सेना को बनाए रखा था। ऐसा विदेशी आक्रमण से अपने साम्राज्य को बचाने के लिए आवश्यक था। तो दोस्तों, अगले भाग में हम मौर्य साम्राज्यों के कुछ महत्वपूर्ण पहलू के बारे में बात करेंगे, जैसे कि प्रशासन, आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, सैन्य व्यवस्था और मौर्य साम्राज्य का पतन। तो इन सारे पहलुओं को जानने के लिए जरूर देखें मौर्य साम्राज्य का अगला भाग। दोस्तों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।